डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 में जुटी बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू। 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए जा रहे, संगठन को धार देने को कवायद। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने निर्मोही अखाड़े से निष्कासन की खबरों का किया खंडन। कहा, अखाड़े के 19 पंचों में से 13 पंच उनके समर्थन में, जबकि कुछ लोग कर रहे साजिश। बेटा निकला मां का हत्यारा, गुलदार नहीं, महिला के छोटे बेटे ने की थी गला दबाकर हत्या। आरोपी बेटे ने हत्या को गुलदार के हमले का रूप देने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चीन ने भारत की सीमाओं के ठीक पार तिब्बत की बर्फीली वादियों में एक नया और खतरनाक वैचारिक युद्ध छेड़ दिया है। विविधता से डरे चीन ने अब तानाशाही की सनक में कानून का सहारा ले लिया है। चीन के नए एथनिक यूनिटी लॉ ने तिब्बती बौद्धों, उइगर मुस्लिमों की बची कुची स्वायत्तता को भी निगलने की तैयारी कर ली है। इससे मंगोल एरिया भी नहीं बच रहा है। एक तरफ चीन इस दमनकारी कानून से अपनी आबादी को कम्युनिस्ट खांचे में ढाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए यह साफ चेतावनी है कि एलएसी के पार केवल चीनी सड़कें या बैरक ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से एक नियंत्रित और आक्रामक राजनीतिक रणनीतिक मशीनरी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रशासन ने एथनिक यूनिटी लॉ लागू कर तिब्बत और झिंजियांग जैसे स्वायत्त क्षेत्रों की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान पर आखिरी कील ठोक दी है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा पारित यह कानून चीन के 56 मान्यता प्राप्त एथनिक समूहों, विशेष रूप से तिब्बत, जिंजियांग जिसे उइगर मुस्लिम प्रांत कहते हैं और इनर मंगोलिया पर पूरी तरह से लागू होता है। कानून के तहत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की विचारधारा को सर्वोपरि मानते हुए सभी अल्पसंख्यकों को हान चीनी संस्कृति, सोच और भाषा के ढांचे में ढालना अनिवार्य कर दिया गया है। तिब्बती, उइगर और मंगोलियाई भाषाओं की जगह अब स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, मीडिया, सार्वजनिक स्थानों पर मंदारिन भाषा को आधिकारिक माध्यम बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। कानून में यह अनिवार्य प्रावधान है कि माता पिता अपने बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी राष्ट्र से प्रेम करना सिखाएंगे। इसके तहत लाखों तिब्बती और उइगर बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर सरकारी आवासीय स्कूलों में भेजा जा रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म और इस्लाम की प्रतीकों, प्रथाओं और स्वायत्तता को समाप्त कर उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देशों के अधीन कर दिया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने पूरे देश में नया जाति एकता कानून लागू करने के पीछे इसका मकसद एकता लाना नहीं, बल्कि तिब्बत और झिंजियांग की पहचान को नक्शे से मिटाना है। इसके लिए सिनीकरण का दांव खेला जा रहा है। सिनीकरण का सरल शब्दों में अर्थ होता है गैर चीनी समुदायों की और उनकी संस्कृतियों और विचारधाराओं को जबरन चीनी संस्कृति, भाषा और शैली में ढाल देना। चीन ने तिब्बत की आधिकारिक नाम बदलकर दस्तावेजों में शीजैंग कर दिया है। तिब्बती बौद्ध मठों में दलाई लामा की तस्वीरों की जगह शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट नेताओं के पोर्ट्रेट लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। उइगर मुस्लिमों की मस्जिदों के गुंबदों को तोड़ा जा रहा है। पारंपरिक इस्लामिक रीति रिवाजों, दाढ़ी रखने या धार्मिक नाम रखने पर कट्टरपंथ के नाम पर प्रतिबंध को कानूनी रूप दिया जा रहा है। इस कानून के जरिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बहुसंख्यक हान चीनी आबादी को बसाने और हान व अल्पसंख्यक अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है, ताकि स्थानीय आबादी का जनसांख्यिकी चरित्र ही बदल दिया जाए। चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की इस नई मुहिम में मासूम बच्चों को उनके परिवारों से छीनकर कम्युनिस्ट कैंपों में भेजने की
दलील दी जा रही है और दलाई लामा का नाम मिटाने तक की साजिश भी रची जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रशासन के इस एथनिक यूनिटी लॉ को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक जनसंहार और बलपूर्वक समावेश के आधिकारिक कानूनी हथियार के रूप में देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि चीन के बाद क्या भारत भी ऐसा ही मॉडल अपना पाएगा राष्ट्रीय एकीकरण में? चीन के मॉडल का सबसे बड़ा सबक यही है कि राज्य और राष्ट्र की पहचान से ऊपर कोई भी दूसरी पहचान नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि चीन ने अपने किसी भी क्षेत्र या अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष दर्जा या अलग से कानूनी रियायतें नहीं दी हैं। उसने सभी के लिए एक समान राष्ट्रीय ढांचा लागू किया है। चीन ने मंदारिन को पूरे देश की अनिवार्य संपर्क भाषा बनाकर सदियों पुरानी भाषाई खाई को एक झटके से पाट दिया। आज चीन में उत्तर से दक्षिण तक प्रशासनिक और सामाजिक संचार में कोई रुकावट नहीं है। भारत की अखंडता को सबसे ज्यादा नुकसान इसी सोच ने पहुंचाया कि अलग अलग समूहों को अलग अलग नियमों से चलाया जाए। भारतीय समाज की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी ऐतिहासिक विविधता नहीं, बल्कि उस विविधता के नाम पर लगातार गहराता आंतरिक और षड्यंत्रकारी विभाजन है। दशकों से विविधता में एकता के जिस विचार को भारत की ढाल बनाकर पेश किया गया, उसी की आड़ में क्षेत्रवाद, जातिगत तुष्टीकरण, भाषाई कट्टरता और अलग अलग कानून के माध्यम से समाज को सैकड़ों धड़ों में बांट दिया गया। भारत में समाज के भेदों को समाप्त करने के लिए पहली शर्त यही होनी चाहिए कि नागरिक की प्राथमिक और अंतिम पहचान केवल और केवल भारतीय हो। जब तक राजनीति और समाज में जातिगत जनगणना, क्षेत्रीय अस्मिता और अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग सामाजिक कानूनी व्यवस्थाएं रहेंगी, तब तक आंतरिक भेद कभी भी खत्म नहीं होंगे। समाज के एकीकरण के लिए राज्य को हर नागरिक के लिए एक ही पैमाना, एक ही पहचान और एक ही कानून लागू करना होगा। भारत में समाज के भेदों को खत्म करने के लिए यह पहली शर्त होनी चाहिए कि नागरिक की प्राथमिक और अंतिम पहचान केवल भारतीय हो। समाज के एकीकरण के लिए राज्य को हर नागरिक के लिए एक ही पैमान बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन ने अपने विकसित तटीय क्षेत्रों की आबादी और पूंजी को जानबूझकर पिछड़े और सीमावर्ती इलाकों जैसे तिब्बत और झिंजियांग में स्थानांतरित किया, जिससे वहां का आर्थिक और सामाजिक अलगाव खत्म हो गया। चीन का यह मॉडल दिखाता है कि राष्ट्र की अखंडता भावुक नारों से नहीं, बल्कि राज्य की कठोर नीतिगत इच्छा शक्ति से तय होती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और ऑथर मौसमी के सचदेवा जी, फॉरेन एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, पहला सवाल आपसे। चीन का दावा है कि एथनिक यूनिटी लॉ सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय अखंडता और अलगाववाद को रोकने के लिए जरूरी है, जबकि मानवाधिकार संगठन इसे सांस्कृतिक जनसंहार कहते हैं। एक पूर्व राजनयिक के रूप में आप क्या मानते हैं कि बलपूर्वक सांस्कृतिक एकरूपता लंबी अवधि में सीमा सुरक्षा को मजबूत करती है, या यह बीजिंग के अंदर ही अंदर अधिक हिंसक असंतोष को ज्वालामुखियों के जन्म के रूप में पैदा कर रही है? जी सुरेश जी। नमस्कार। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, काफी बिल्कुल एक्सप्लोजिव सवाल है। मैं ये कहूँगा ज्वलनशीलता पैदा की है, खाली चाइना के लिए नहीं, बल्कि आपने भारत का रेफरेंस देकर के तो आपने भारत की विविधता पर सवाल उठाए हैं। मेरे ख्याल है वो काफ़ी एक्सप्लोजिव है और उनके बारे में काफ़ी ध्यान से और काफ़ी सोच विचार करके जवाब देने की ज़रूरत है। मैं बात पहले चीन की करता हूँ, मैं भारत के बारे में थोड़ा रेफरेंस दूंगा, लेकिन बड़ा ओब्लिकली, क्योंकि मैं यहाँ पर राजनीति की बातें करने नहीं बैठूँ। मैं कूटनीति की बात करूँगा और विदेश नीति की बात करूँगा। क्योंकि मैं चीनी भाषा पढ़ा हूँ, मैंने मैंड्रिन का अध्ययन किया है। आपको मालूम है कि भारत के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं
उन सबको किसी न किसी एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना होता है शुरू में एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो मैंने मैंड्रिन सीखी थी सिंगापुर में, और इसके बाद में मैंने चाइना में पोस्टिंग भी करी है एज फर्स्ट सेक्रेटरी, तो थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं ये कहूँगा कि अगर तिब्बत में और शिनचियांग में, उइगर्स में अगर एक असंतोष की, और जो असंतोष बढ़कर के एक तरह से चीन के खिलाफ जो एक रेवोल्यूशन का रूप पकड़ रहा है, रेवोल्यूशन नहीं कहूँगा लेकिन आंदोलन है, अलग होने की भावना है, वो उसके दो मुख्य कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली शीशांग और शिनचियांग जी पूर्ण रूपेण कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहे हैं, कभी अलग रहे हैं। इंडिपेंडेंट शिनचियांग तो ज्यादातर अलग ही रहा है, शीशांग का थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है। तो एक तो कारण ये है कि वो ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली चीन का पूर्ण रूपेण हिस्सा कभी नहीं रहे हैं। तो एक तरह से चीन का पूरा हिस्सा बनने के बाद में एक जो नोशन है कि हमारी स्वाधीनता छिन गई है, एक तो वो। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज को, कम्युनिटीज को अब एक लॉ बना दिया गया है कि आप चीनी ही पढ़ाएंगे, मैंड्रिन पढ़ाएंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही आपकी भाषा होगी, वैसे ही आपकी विचार होगी, वैसे ही आपकी कल्चर होगी। ये जो है दूसरी तौर पर उनको चीन के खिलाफ खड़ा कर रहा है। मैं एक चीज ये मैं कहना चाहूँगा कि चाइना में एथनिक ग्रुप्स की जो माइनॉरिटीज की कल्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ावा नहीं मेंटेन करने के लिए, ताकि उनको सुरक्षा रहे, संरक्षण रहे, उसके लिए अलग कानून है, वो चलता रहा ही। और काफी सारे जो जैसे कुनमिंग में है या सिचुआन में है, काफी ऐसे ग्रुप है जो ऐसी माइनॉरिटीज है, और वो अपनी कल्चर, अपने डांसेस वगैरह सब करते हैं। ये उनके लिए एक तरह से प्राइड का, गर्व का विषय होता है। लेकिन शिनचियांग और शीशांग में जो सीनिफिकेशन हुआ है, सीनिफिकेशन कानून से नहीं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर हान कम्युनिटीज के लोगों को ले जाकर के बसाया गया है, ताकि अपने आप धीरे धीरे वो चीन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा खड़ा हुआ है, क्योंकि ना ही शिनचियांग और ना ही शीचर, ना ही तिब्बत वो अपनी कल्चर को खोना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन सुरेश जी, इतना तो तय है कि ये नया कानून ला दिया गया है और चीन इसे एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे गिना रहा है। मौसमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एलएसी के पार चीन एक तरफ जियाओ कांग विलेज बनाकर हान चीनी आबादी को बसा रहा है, दूसरी तरफ इस कानून से सीमावर्ती बोलना चाह रहे हैं। जी मैं कुछ, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए थोड़ा सा बस। जी तो इसकी वजह से जो असंतोष है, तो शिनचियांग में और शीशांग में जो अलगाववादी मूवमेंट चल रहा है और बढ़ रहा है, उसका कारण एक ये सिग्निफिकेशन भी है, जो कि लीगली नहीं लेकिन कल्चरली किया गया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये कानून लागू हुआ तो शिनचियांग और शीशांग में ये अलगाववादी प्रकृतियां और तेज हो जाएगी। 1 जुलाई से कानून लागू हो गया है सुरेश जी। अब कहा जा रहा है, चीन सरकार कह रही है कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो खाई बनने वाली थी उस खाई को पाट दिया गया है। लेकिन इस कानून से सीमावर्ती तिब्बतियों का पूर्ण रूप से राजनीतिक सांस्कृतिक नियंत्रण किया जा रहा है। भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इस जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक घेराबंदी का मुकाबला करने में रणनीतिक रूप से कितना तैयार और प्रभावी है? मौसमी जी। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एथनिक यूनिटी लॉ है अभी नहीं है, अब हमें 1950 में जाना पड़ेगा। इफ यू गो बैक टू 1950, आपने कहा ही है 1950, तो आपको पता चलना है कि देखिए कैसे धीरे धीरे बीजिंग तिब्बत के अंदर एंटर हुए, धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपना पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ पे एस्टैब्लिश किया, फिर कैसे तिब्बत अपराइजिंग में दलाई लामा जी वहाँ से निकल के भारत आ गए। सो इट इज नॉट आज जी जिनपिंग का ये आज का स्ट्रैटेजी नहीं है, या आज का ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और उस चीज का ही ये एक हिस्सा है ये। और जैसे कि डेफिनेटली सर ने भी बोला, माइनॉरिटी कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस के लिए ये एक थ्रेट है,
बट आपको पता है चाइना में जब रूल लागू किया जाता है वो रूल लागू हो जाता है। बट यहाँ पे क्या कोशिश किया जा रहा है कि जो तिब्बत में काफी स्कूल्स में आप देखिए वहाँ पे मैंडरिन लैंग्वेज यूज किया जाता है। सो चाइना व्हाट इज चाइना ट्राइंग टू डू कि चाइना में मैंडरिन जो लैंग्वेज है वो अगर वहाँ पे लागू कर दिया और ये जो वन नेशन वन आइडेंटिटी वाला जो लॉ है अगर तिब्बत में लागू कर दिया so it will also be a threat to their religious identity। आप देखिए दलाई लामा से नहीं, ये सारी चीजें मौसमी जी होगा नहीं, अब तो होना है। 1 जुलाई से लागू हो चुका है। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मौसमी जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कानून अब लागू हो गया है उसके अगेंस्ट में या भारत सरकार की अब नीति क्या होगी? जी देखिए ये हमें जानना पड़ेगा कि भारत को किस तरीके से थ्रेट है। भारत को इसमें इमीडिएट थ्रेट नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। डेफिनेटली अगर चाइना का जो होल्ड है तिब्बत में अगर हो गया तो मिलिट्री जो उनका मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री जो है ऑलरेडी चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वहां पे शुरू कर दिया है। सो डेफिनेटली व्हेन तिब्बत विल बी कंट्रोल्ड बाय चाइना हमारे बॉर्डर में बहुत ही इट वुड बी अ सिक्योरिटी थ्रेट टू अस एंड धीरे धीरे आप मैरीटाइम से लेके हर चीज चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। सो भारत शुड ऑब्जर्व इट एंड तिब्बतियन एंड जितना भी हिमालयन बॉर्डर्स है वहाँ के लोगों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ह्यूमैनिटेरियन जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा यही सवाल सबसे अहम है। हम चर्चा कर रहे हैं चीन के चीनीकरण की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल जी। इस कानून के जरिए चीन ने तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थानों और धार्मिक प्रथाओं का चीनीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। 14वें दलाई लामा के बाद अगले दलाई लामा का चयन जब करीब आएगा तो क्या यह कानून बीजिंग को अपना कठपुतली दलाई लामा थोपने का वैधानिक अधिकार दे देगा? इतना तो है कि दे देगा, लेकिन भारत को उस समय कूटनीतिक मोड़ पर कौन सा रुख अपनाना चाहिए? जी देखिए पहली बात तो ये है कि वो दलाई लामा तिब्बतन्स के खाली एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं है या टॉप पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो उनके रिलीजियस है। और रिलीजियस है तो होने के नाते उनका जो चयन होता है जो एक प्रोसेस है उनके लिए वो तिब्बतन्स के लिए बहुत मायने रखता है। तो कोई भी अगर दलाई लामा अपॉइंट किया जाएगा चाइना से तो उस दलाई लामा का नाम तो होगा दलाई लामा, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड तिब्बतन है वो उसको अपना गुरु नहीं माने। ये बात है, तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत इसलिए ज्यादा नहीं है कि तिब्बतन्स का रुख नहीं बदलने वाला। हमें जो चिंता करने वाली बात ये होगी कि जो बुद्धिज्म है वो, क्योंकि चाइना बुद्धिज्म को अब एक तरह से अपना रिलीजन मानता है कि वो चाहे चीन में है और उनके पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, तो जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे। एक तो ये बात, और दो आपके जो आपने कहा था उसको ध्यान में रखते हुए छोटी सी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि चाइना में कानून अभी और भी एस्टैब्लिश हुआ है और उस कानून के मुताबिक जो भी चीनी नागरिक नहीं लेकिन चीनी ओरिजिन लोग जो भी बाहर रह रहे होंगे जी वो चीन के नागरिक माने जाएंगे। और चीन के नागरिक होने के नाते उनका कर्तव्य चीन के प्रति बनता है। तो इस तरह से वो ये कह सकते हैं कि जो भी तिब्बत से बाहर वो भी चीन के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सुरेश जी, आप चूंकि काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसे में भारत सरकार या विदेश मंत्रालय का क्या रुख होगा? जी विदेश मंत्रालय का रुख इस मामले में खाली मैंने कहा कि तिब्बतन्स के मामले में तो ज्यादा नहीं बदलेगा क्योंकि तिब्बतन्स खुद नहीं चाहते, लेकिन दिक्कत यह आएगी कि चीन के काफी सारी कंट्रीज में ऐसे सेटअप हैं जो कि अपने ओरिजिन के लोगों के ऊपर निगाह रखते हैं। तो चीन की जो एस्पियोनेज है निगाह रहेगी तिब्बतन्स के ऊपर, वो निगाह रखने के बहाने भारत के मामले में उनका दखल अंदाज और भी तेज हो सकता है। बेहद अहम बात आप बता रहे हैं।
असल में यह भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की एक चीन की रणनीति है, बेहद अहम बात। लेकिन मौसमी जी, चीन अपनी आक्रामक नीति को विकास और गरीबी उन्मूलन का नाम देकर ग्लोबल साउथ में प्रचारित करता है। भारत अपनी विविधता में एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर मानता है। लेकिन क्या वैश्विक मंचों जैसे यूनाइटेड नेशन या क्वाड की बात करें तो चीन के मानवाधिकार उल्लंघनों पर भारत की रणनीतिक चुप्पी उसकी अपनी नैतिक साख को कमजोर कर रही है? भारत तो यहाँ पे देखिए, सर ने अभी बहुत अच्छे से समझाया, भारत यहाँ पे ज्यादा रोल क्या प्ले कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बोला, भारत विल हैव टू फाइंड आउट ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी फ्रेमवर्क। आप जब पूछ रहे हो कि फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस है 1950s से है, 1959 से, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते ना। भारत का जो रोल है, अब बाहर जैसे इवन चाइना इज पुटिंग फॉर्थ देयर मोटो, बट इंडिया शुड आल्सो पुट फॉर्थ मोटो एंड शुड रिमेन विजिलेंट, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक डिप्लोमेसी फ्रेमवर्क है वहां पे काम करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ये जो एजुकेशन हब बना देना चाहिए हिमालयन रीजन्स में, सो दैट भारत कैन have its own influence there, but कहाँ तक ये लागू हो पाएगा ये हमें नहीं पता। पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ के लोगों के साथ एक ऐसा एक रिलेशनशिप। मौसमी जी, क्या मैं आपकी बातों को इस तरीके से समझ लूं कि भारत को तिब्बत और उससे जुड़े हुए इलाकों में तिब्बतियों का भारतीकरण करने की आवश्यकता है? मौसमी जी, बिल्कुल। इंडिया हैज टू पोजीशन इंडियाज वॉइस इन द हिमालयाज। अगर हम अपना वॉइस, भारत का जो आवाज है हिमालयाज में पोजीशन कर सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म के सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन हब बनाना हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अगर इस क्षेत्र में जाके अगर कोशिश किया जा सकता है तो शायद ये काफी हद तक हम कंट्रोल करें। बिकॉज अभी इमीडिएट थ्रेट नहीं है, बट ये 5, 6 साल 10 साल बाद इट वुड बी अ ग्रेटर थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि चाइना का होल्ड मजबूर हो जाएगा तिब्बत में, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, क्योंकि हमें पता है कि एलएसी में क्या सिचुएशन है। मौसमी जी बेहद गंभीर बात कह रही हैं। सुरेश जी, उनका साफ कहना है कि अगर हम इस तरह की प्रक्रिया को भारत में भी नहीं शुरू करेंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। आप भी यही बात कह रहे थे। सवाल उठता है कि क्या चीन की दमनकारी वन पार्टी वन कल्चर वाला मॉडल राष्ट्रीय एकता में काम करेगा या भारत का जटिल लेकिन सह-अस्तित्व वाला लोकतांत्रिक मॉडल? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर शिनजियांग और शीचांग में अलगाववादी शक्तियां तेज हो रही है, उसकी एक वजह ये सिग्निफिकेशन वाली पॉलिसी भी है ये, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति हो रही है, हमारे रहने सहने का तरीके के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो ये जो है फोर्स ऑफ सेपरेशन, अलगाववादी शक्तियाँ और तेज हो जाती है। आपने भारत के बारे में जिक्र किया, मैंने पहले कहा था कि मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन आपने मजबूर कर रहे हैं मेरे को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत की ये जो एकता बनी हुई है, जो भारत की स्वतंत्रता बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है कि भारत में अलग अलग विचार वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग, चाहे वो मेघालय के हों, चाहे वो तमिल हों, चाहे कोई वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के हों, उनको अपनी संस्कृति के मुताबिक रहने की स्वतंत्रता है। अगर उनको कभी लगा कि उनको अपनी ये संस्कृति होकर के दूसरे की संस्कृति या एक वो अगर कहना चाहे कि एक पूरा एक कॉमन कोड जारी किया जा रहा है, तो उनमें भी एक भावना शुरू हो जाएगी कि हम यहाँ पर अब रह नहीं सकते, यानी एक बात साफ है कि तथ्य और इतिहास इस बात के साक्षी है कि जबरन थोपी गई समरूपता, भाषा का दमन और धार्मिक स्वायत्तता छीनना किसी समाज में शांति नहीं लाता, बल्कि वह संतोष की ऐसी चिंगारियां पैदा करता है जो वक्त के साथ बड़े जन विस्फोट का रूप ले लेती हैं। तिब्बत की बर्फीली वादियों से लेकर जिनजियांग के रेगिस्तानों तक चीन का यह मॉडल एकता के नाम पर एकरूपता का भयानक प्रयोग है। लेकिन यह प्रयोग सफल रहा तो भारत को भी इस बारे में सोचना होगा। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।